अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन हु इज़ एंगेज्ड इन दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि आपने और मैंने हम सब ने लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर एक्सपीरियंस किया है। इसके बारे में मज़ीद बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इस प्रेजेंटेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के व्यूज़ क्या हैं, इसके लेवल्स क्या हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस का लिंक क्या है और इनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट्स में जनरली होते क्या हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। जब भी दो लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन और इवन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से एक डिसएग्रीमेंट आ जाए, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब ये डिसएग्रीमेंट या डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आता क्यों है? जब लोगों के इनकम्पैटिबल गोल्स होंगे, उनकी सोच नहीं मिलेगी, उनकी इमोशंस आपस में कंपैटिबल नहीं होंगी या वो एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे नहीं, तो उस तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही चेंज की तरह है, जैसे कि चेंज इज़ अनडिनाइबल एंड इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर होना है तो होना है, वी कांट डिनाई इट एंड वी कांट कंट्रोल इट फ्रॉम हैपनिंग। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के और डिफरेंट स्किल्स वाले लोग काम कर रहे होते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी ओपिनियंस जो है वो हर वक्त मैच कर जाएं या उनका हर हर चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैच कर जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट व्यूज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। लिटरेचर में हमारे पास सबसे पहला जो व्यू है वो है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या इंडिविजुअल्स पे हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बैड। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बैड तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और इसको रिड्यूस करना चाहिए। 1940s तक हमारे पास लिटरेचर में सिर्फ एक ही व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका इम्पैक्ट बैड है, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव लाइट में देखा गया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको एलिमिनेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए या सुप्रेस कर दिया जाए। अब इसको एलिमिनेट, सुप्रेस या रिड्यूस करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी अथॉरिटी यूज़ करके इसको रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है या सुप्रेस करता है। अब जनरली अगर किसी चीज़ को सुप्रेस कर दिया जाए तो उसकी रूट कॉज जो है वो कभी भी पता नहीं लगती, और जैसे उसकी रूट कॉज पता ना लगे उसका दोबारा होना बहुत हो सकता है कि वो दोबारा हो जाए। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी रूट कॉज हमें नहीं पता, तो वो दोबारा हो सकती है। बहुत चांसेस है कि वो दोबारा उससे वर्स सिचुएशन या वर्स कंडीशन में है, दोबारा वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर हो। तो ये एक इसका बैड पॉइंट है। सेकंड व्यू है हमारे पास बिहेवियरल और कंटेम्प्रेरी व्यू। इसमें के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है और इनएविटेबल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया, और इसका ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से इफ़ेक्टिवली जो है वो मैनेज करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में उसको ला सकें। थर्ड व्यू है इंटरैक्शनिस्ट व्यू। इंटरैक्शनिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट की, लोगों की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। इसकी रीज़न इंटरैक्शनिस्ट व्यू ऐसे देता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फुल हार्मनी होगी, पीसफुल होगा माहौल, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैटिक हो जाएगी और इसमें चेंज और इनोवेशन वक्त के साथ ख़त्म होता जाएगा। इसलिए ये अप्रोच जो है, ये व्यू जो है वो मैनेजर्स को इनकरेज करता है कि प्रोजेक्ट्स को क्रिएटिव और इनोवेटिव रखने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट किए रखे। मिनिमम लेवल ऑफ मतलब डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि एक जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा क्रिएट होते रहना चाहिए, जिसका फ़ायदा हो प्रोजेक्ट को भी, इंडिविजुअल्स को भी, टीम को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी। ये ग्राफ है जिसमें ट्रेडिशनल व्यू और इंटरैक्शनल व्यू को का कंपैरिजन किया गया है।
एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है टू द राइट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो कि इंक्रीज़ कर रहा है ऑन द टॉप। अब हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू में क्या है कि जब लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लोवेस्ट होगा यानी कि ज़ीरो होगा तो हमारे पास लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट होगा, और जैसे ही हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाई हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है हमारी वो डिक्रीज़ करती जाएगी। इंटरैक्शनिस्ट व्यू इज़ द ऑपोजिट ऑफ इट, कि कॉन्फ्लिक्ट अगर लो है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस भी लो है, कि अगर एक स्टैगनेंट सा माहौल क्रिएट हो जाएगा, लोग स्टैटिक हो जाएंगे, कोई दूसरे को देखकर जो है वो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगा, कोई इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करेगा, उनके माहौल जो है वो बिल्कुल एक स्टैटिक हो गया, एक रुक सा गया माहौल। और अगर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसमें बीच में एक जो पीक बन रही है दैट इज़ ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि मिनिमम लेवल, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट व्यूज़ और उसके अकॉर्डिंग मैनेजरियल एक्शंस क्या होने चाहिए। हमारे व्यूज़ हमारे पास 3 हैं, ट्रेडिशनल, बिहेवियर और इंटरैक्शनिस्ट। अब इसमें हमारे पास ए जो है वो एक्चुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और डी जो है वो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रेडिशनल में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव और बुरा माना जाता है, तो इसमें हमारे पास डिज़ायर्ड लेवल ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ज़ीरो है और एक्चुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिज़ायर्ड लेवल के इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डू नथिंग। एक्चुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट अगर डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा है, मतलब कि ज़ीरो से ज़्यादा है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देना है, क्योंकि डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल व्यू में अच्छा नहीं माना जाता, तो हमें रिजॉल्व कर देना चाहिए उसको ASAP। बिहेवियरल में क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट होना है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, तो हमारे पास डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। मतलब हो भी सकता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट और नहीं भी हो सकता। इसमें जब अगर एक्चुअल लेवल डिज़ायर्ड लेवल के इक्वल होगा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है। लेकिन जब हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिज़ायर्ड लेवल से बढ़ जाएगा तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। इंटरैक्शनिस्ट व्यू में हम जानते हैं कि ये व्यू इनकरेज करता है कि कॉन्फ्लिक्ट को होना चाहिए। अब इसमें डिज़ायर्ड लेवल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस व्यू इनकरेजेस द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें एक्चुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के इक्वल होगा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इनकरेज दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड ऑलवेज बी देयर, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, तो अगर वो है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा हो गया, एक ऑप्टिमल लेवल जो कि हम एक मिनिमम लेवल मेंटेन रखना था, अगर उससे ज़्यादा हो गया एक्चुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें उसको रिजॉल्व करना है। डिज़ायर्ड लेवल से जब एक्चुअल लेवल कम होगा तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करना है, बिकॉज तब उस कंडीशन में हर चीज़ स्टैटिक हो गई है और हमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ इनोवेशन और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जिसका दो लोगों के बीच में जिसका दो लोगों के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसान की अपनी, यानी कि एक इंडिविजुअल की अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स या जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन से मसले हैं, उससे जो होगा कॉन्फ्लिक्ट वो होगा इंट्रापर्सनल। जैसे कि किसी इंसान की सैलरी नहीं, एक पर्सन है वो चाहता है कि मेरी सैलरी जो इतनी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी इतनी नहीं हुई, या सपोज़ वो कोई काम करना चाहता है, उसका बॉस उसे करने नहीं दे रहा, तो वो एक उसका जो कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है वो इंट्रापर्सनल है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग के अपने ही पर्सनल इशू की वजह से या एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो इंट्रापर्सनल है। काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उसके जो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वो है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इज़ जब भी किसी भी टीम में से दो लोगों की
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या किसी एक इंसान की पूरे ग्रुप के साथ जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो इंटरपर्सनल होती है। इंट्रा ग्रुप इज़ जब एक ही इंसान की पूरे किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या उसकी ओपिनियन मैच नहीं करती, या डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो उसे इंट्रा ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओवर एफिशिएंट कहा जाता है, कि ये काम ज़्यादा करते हैं और हम इतना नहीं चाहते काम करना, तो उनका जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या जो भी आता है, वो होता है इंट्रा ग्रुप काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द फोर्थ इज़ इंटर ग्रुप। ये वो टाइप है जिसमें दो टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियरिंग की टीम है और एक डिज़ाइनिंग की टीम है। उनके बीच में एक प्रोजेक्ट को लेके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है या डिसएग्रीमेंट आती है, तो वो होगी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ कंडीशंस हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ambiguous roles, overlapping responsibilities and poorly defined authority। जब रूल्स ambiguous होंगे, रूल्स क्लियरली डिफाइन नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैपिंग होगी, एक ही आदमी है, दो आदमी हैं और उनके काम एक जैसे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप कर रही हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। अथॉरिटी डिफाइन नहीं होगी। इस तरह का एग्जांपल हमें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है देखने को। जैसे कि अथॉरिटी, एक इंसान के पास अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी टीम नहीं मानती कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो आकर हमें कोई ऑर्डर दे, कुछ भी कहे, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। उसके बाद है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स को छोड़कर अपने इंडिविजुअल मिशंस और गोल्स बना लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकती है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सपोज़ एक डिज़ाइन बनाना है किसी ने, और डिज़ाइन किस तरह का बनाना है, स्कोप क्या है उसका और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपस में सही कम्युनिकेट नहीं की गई दो लोगों के बीच में, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। कि जैसे कि टीम मेंबर्स में ही एक इंसान के पास रिक्वायरमेंट है और दूसरा डिज़ाइन करने वाला है, रिक्वायरमेंट देने वाला अगर डिज़ाइनर को सही रिक्वायरमेंट्स नहीं देगा और कम्युनिकेशन सही नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और ये इनएविटेबल है। फोर्थ कंडीशन इज़ डिपेंडेंस ऑन अनदर पार्टी। जब एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप या दूसरी पार्टी पर डिपेंड कर रहा होता है किसी भी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपका एक ऐसा रिसोर्स है, जो दो टीम्स के बीच में एक ऐसा रिसोर्स है जो दोनों टीम्स यूज़ कर रही हैं। अब एक टीम दूसरी पार्टी पे रिसोर्स के लिए डिपेंड कर रही है, या ऐसा केस जहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ की वजह से डिपेंड करना पड़ रहा है। एक टीम की एक्टिविटी दूसरी टीम की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, जो कि प्रोफेशनल लोगों में, जो अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। अब स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड पर्सन्स में एक ईगो होती है, एक ईगो इशू होता है कि एवरीवन थिंक्स कि उसको सबसे ज़्यादा ही नोज़ द बेस्ट। इस तरह के केसेस में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक डिसीजन मेकिंग करें, और डिसीजन मेकिंग होनी है और बहुत वास्ट और डाइवर्स बैकग्राउंड और थिंकिंग और माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठकर एक डिसीजन बनाना है, तो उस कंडीशन में भी एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। बिहेवियर रेगुलेशंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने इन रूल्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उसको सीरियस नहीं लेते, उनके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस तरह की चीज़ों की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नीड फॉर कंसेंसस, अब डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट थॉट वाले लोगों को एक ही पॉइंट पर, एक ही डिसीजन पर लाने के लिए
ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा ये, क्योंकि उनकी सोच नहीं मिलती, उनके माइंडसेट नहीं मिलते। तो इस तरह की कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। अनरिजॉल्व प्रायर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा उसी वक्त ही, उसी वक्त ही कॉन्फ्लिक्ट छोटा है और उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसको सुप्रेस कर दिया गया है, तो बाद में वो दोबारा सामने आ सकता है और ज़्यादा बढ़कर ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में वापस आ सकता है। तो उस तरह की सिचुएशन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। जब सेवरल पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जैसे मैं आपको पहले ही बताया है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होंगे, नॉर्म्स के लोग होंगे और डिफरेंट गोल्स होंगे, उनके कैटेगरीज होंगी। अगर इस तरह के लोग इकट्ठे काम करेंगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, अब इसके एस्पेक्ट पॉजिटिवली कैसे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है डिफ्यूज़ मोर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते ही उसको हैंडल करने की कोशिश, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर ली जाए तो मज़ीद सीरियस या बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट होने से बंदा बच जाता है। अब फॉस्टर्स चेंज एंड क्रिएटिविटी एज न्यू ऑप्शन आर एक्सप्लोर्ड। अब दो लोगों के बीच में इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है कि दो लोग एक ही काम करने के डिफरेंट वेज बता रहे हैं और उनका कंसेंसस नहीं हो रहा। अब कंसेंसस पे आने के लिए वो ट्राई कर सकते हैं कि वो डिफरेंट तरीके एक्सप्लोर करें ताकि वो कुछ ऐसा निकालें जिस पे दोनों पार्टीज कंसेंसस कर लें। इस तरह से क्रिएटिविटी जो है वो पैदा होती है और लोग नए तरीके ढूंढते हैं एक ही पेज पे आने के लिए, कंसेंसस के लिए। नंबर 3 इज़ इन्हांस कम्युनिकेशन। अगर दोनों पार्टी जो हैं वो ये चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो है वो कमिटेड रहें, म्यूचुअली काम करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करेंगी और इससे जो है वो कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नंबर 4 इज़ के आपकी परफॉर्मेंस, एनर्जी और ग्रुप कोहेशन इंक्रीज़ हो जाती है। परफॉर्मेंस, जैसे कि पहले ही बताया कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़रूरी है, इसलिए कि लोग जो है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है तो वो स्टिमुलेट होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है इस तरीके से। फिफ्थ इज़ बैलेंस इज पावर एंड इन्फ्लुएंस इफ़ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर एम्फसाइज्ड। अब कुछ लोगों में ये इशू होता है कि कुछ टीम्स में कि वो उसको विन एंड लूज सिचुएशन बना लेते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो हमें इसको विन करना है, हमारा पावर और हमारे इन्फ्लुएंस का सवाल है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉम्पिटेंसी यही है कि वो किस तरह से डील करता है दो पार्टीज़ को कि उनकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों को ही ना लगे कि हमने पावर और इन्फ्लुएंस लूज़ कर दिया है, और दोनों को ही लगेगा तो दोनों अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो हार्ड वर्क करेंगे, ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। नंबर 6 इज़ क्लैरिफाइज इश्यूज एंड गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो उन पे वर्किंग होती है, लोग जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इस तरह से इश्यूज भी क्लैरिफाई होते हैं और गोल्स भी क्लैरिफाई होते हैं। जब किसी भी चीज़ का जब एक वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन, जब एक प्रॉब्लम राइज होती है तो सोल्यूशन की तरफ लोग बढ़ते हैं, और इस तरह जब सोल्यूशन की तरफ लोग बढ़ते हैं तो इश्यूज जो है वो क्लैरिफाई होते हैं, गोल्स जो है वो क्लियरली नज़र आते हैं। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट के। सबसे पहला कि अग्रेशन जो है वो लोगों में बढ़ जाती है। दैट इज़ वेरी डेफिनेट कि अगर दो लोगों के में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एक स्टेज पर आकर एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अपनी ओपिनियन को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। नंबर 2 इज़ डिज़ायर टू विन ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वही विन और लूज सिचुएशन वाली कि जब एक विन करने के चक्कर में लोग जो हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये होता है कि हमने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी से जीतना है। नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन डिक्रीज हो जाती है। हाउ, जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, अब तो वो दो टीम मेंबर्स हैं, उनको एक ही प्रोजेक्ट पे या
एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। नंबर 4 है कॉजेज स्ट्रेस एंड क्रिएट्स अनप्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर। कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो स्ट्रेस क्रिएट होता है और कुछ लोगों को की ये मोरल डाउन कर देता है, कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लग जाता है और इस तरह से जो है वो एटमॉस्फेयर से जो है बहुत अनप्रोडक्टिव से हो जाता है। नंबर 5 इज़ मे कॉज लॉस ऑफ स्टेटस और पावर व्हेन बोथ पार्टीज टेक इट एज अ कॉन्टेस्ट। इट इज़ सेम एज वी हैड इन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि जब दो पार्टीज़ इसको इस तरह से लेने लग जाएंगी कि हार और जीत का मसला बना लेंगी कि हमें अपनी पोजीशन और पावर मेंटेन रखने के लिए दूसरी पार्टी से जीतना है, तो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। नंबर 6 इज़ रियल इश्यूज आर ओवरलुक। जब छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे इश्यूज़ पे ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे तो जो बड़े इश्यूज़ हैं वो मोस्टली ओवरलुक हो जाते हैं छोटे इश्यूज़ और छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट और उसकी आउटकम्स क्या हैं? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो उसके 2 टाइप की आउटकम्स निकल सकती हैं, फंक्शनल या डिसफंक्शनल। फंक्शनल आउटकम कैसे होती है? कॉन्फ्लिक्ट जब भी रिजॉल्व होता है तो उसका एक एस्पेक्ट तो ये होता है कि पार्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं और इस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। पार्टीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कर लेती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर दोबारा कोलैबोरेटिवली वर्क करने लग जाती हैं, तो ये एक फंक्शनल आउटकम है। सेकेंड इज़ डिसफंक्शनल आउटकम। डिसफंक्शनल आउटकम एज द नेम सजेस्ट कि जब लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। It either makes one party unhappy or reduces the overall project performance. अगर कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से रिजॉल्व हुआ है कि एक पार्टी को विन सिचुएशन दे दी गई है या ये कह दिया गया कि दिस पार्टी इज़ ऑन द राइट एंड दिस सेकंड पार्टी इज़ ऑन द रॉन्ग, इस सिचुएशन में जो दूसरी पार्टी है जिसको रॉन्ग कहा गया है उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से रिजॉल्व करे कि दोनों पार्टीज़ को ये फील ना हो कि उनमें से कोई गलत था, इस तरह से उनको स्टिमुलेट करे कि वो मज़ीद हार्ड वर्क करें। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन जो है आइडियल रिजोल्यूशन जो है वो यही माना जाता है कि दोनों पार्टीज़ को इस तरह से रिजॉल्व किया जाए उनके कॉन्फ्लिक्ट को कि दोनों पार्टीज़ जो है वो मज़ीद प्रोडक्टिव हो जाएं। इसमें एक ग्राफ है, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। सिंपली लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जब लो होगा तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस भी लो होगी। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑप्टिमल होगा जब दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ graph we have discussed earlier in the form of functional and dysfunctional outcome. लेवल कॉन्फ्लिक्ट जब एक ऑप्टिमल और एक डिज़ायर्ड लेवल पे है तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हाईएस्ट है, और जब लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक डिसफंक्शनल जो आउटकम निकल रही है और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है अगेन। आज के लिए इतना ही था प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को सब समझ आई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।